मेरा नाम शुभम अग्रवाल। मैं पैदा और पढ़ा दिल्ली में ही हूँ। स्कूलिंग भी दिल्ली से ही रही है और ग्रेजुएशन भी दिल्ली से ही रही है, श्री राम कॉलेज से, दिल्ली यूनिवर्सिटी। मेरे फादर बिजनेसमैन हैं, मम्मा हाउस मेकर हैं और बहन इंटीरियर डिज़ाइनर, एल्डर बहन। स्कूलिंग में ग्रेजुएशन में कॉमर्स सब्जेक्ट पढ़ा था, तो जब कॉलेज के अंदर आए तब तो यही प्लान था कि एमबीए करना है या फिर प्लेसमेंट लेनी है। लेकिन फर्स्ट ईयर में कुछ ऐसी चीज़ें के बारे में पता चला कि देश में क्या हालात हैं और कैसे बेहतर किए जा सकते हैं। तब देखना चाहा कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम पाकर वो चेंज एक एस्पेक्ट ला सकते हैं। तब फर्स्ट ईयर के एंड में थोड़ी थोड़ी रुचि बननी शुरू हुई। सेकेंड ईयर में इसके बारे में और जाना और लोगों से बात करी, और थर्ड ईयर में जाकर फिर इसकी तैयारी शुरू करने की सोचा। मेरा ख्याल इसमें हमेशा यही रहा है कि क्योंकि सबसे मिनिमम एज 21 साल है, न्यूनतम एज 21 साल है एग्ज़ाम देने की, और लगभग 20-21 साल तक ही ग्रेजुएशन हमारे बच्चों की कंप्लीट हो जाती है। तो अगर लंबा करियर कोई चाहता है एक सिविल सर्विसेज में, तो कॉलेज के साथ साथ ही प्रिपरेशन करनी बेहतर रहती है। वेट ना करें। अगर आपको करना ही है, अगर ठान लिया है कि यही करना है, तो वेट ना करें। अगर मन में डाउट है तो डेफिनेटली और ऑप्शंस हम देख सकते हैं। मैंने मेंस गाइडेंस प्रोग्राम लिया था, जिसमें 8 जीएस के टेस्ट और 3 एसए के टेस्ट थे। काफ़ी हेल्प मिली मेरे को उससे, क्योंकि जस्ट आफ्टर कॉलेज किया था तो कोई आइडिया नहीं था कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो फोरम के पेपर्स देके, उनका मेंटरशिप प्रोग्राम अटेंड कर कर और उनका एनालिसिस देखकर काफ़ी हेल्प मिली आंसर राइटिंग बेहतर करने में। फोरम आईएएस के बारे में मैंने सबसे पहले लास्ट ईयर के टॉपर से सुना। उनका मैंने टेस्टिमोनियल पढ़ा, उसके आंसर शीट्स देखे। जिस हिसाब से चेकिंग फोरम आईएएस ने कर रखी थी, उसने मेरे को बहुत प्रभावित किया। मेरे को लगा कि अगर मेरे को एक्चुअली में बेटर अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है तो एक गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उस तरह की गाइडेंस कोई घर परिवार में अवेलेबल नहीं थी। तो फोरम आईएएस मेरे को बेस्ट ऑप्शन लगा मेरे लिए, और उसने बहुत मेरे को हेल्प भी किया। मैं नहीं कहूँगा कि सुधार हुआ, लेकिन मार्क्स में सुधार नहीं हुआ, लेकिन मेरे लिखने के तरीके में ज़रूर बहुत सुधार हुआ था। पहले टेस्ट से लेकर अगर मैं अपना मेंस का फाइनल टेस्ट देखूं, तो तब तक बहुत ज़्यादा सुधार हो गया था। मुझे लगता है कि दोनों का ही कॉम्बिनेशन है। हमें स्मार्ट वर्क ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि उससे टाइम बचता है, लेकिन उस स्मार्ट वर्क के पीछे जो हार्ड वर्क छुपा है उसको कोई निकाल नहीं सकता। स्मार्ट वर्क कहने को ये हो सकता है कि मैंने एक 50 पेज के नोट से ही पूरा एक हिस्ट्री पढ़ डाला, लेकिन वो 50 पेज के नोट्स के पीछे जो 3 बुक्स पढ़ के हिस्ट्री के वो नोट्स बने थे, उसे हार्ड वर्क मैं कहूँगा। तो ये ना समझे कि सिर्फ स्मार्ट वर्क और 2 घंटे में पूरी हिस्ट्री पढ़ी जा सकती है। ज़रूर उसको रिवीजन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके पीछे का जो हार्ड वर्क छुपा है वो पूरी किताबें डेडिकेशन से पढ़ने पर ही आएँगी। एक हमेशा दिमाग में वो बात रहती थी कि अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे, और सेल्फ डाउट इस इतनी लंबी जर्नी है कि 1 डेढ़ साल पूरा जर्नी में लग जाता है। तो सेल्फ डाउट हमेशा आया था, कभी ना कभी। फिर उस टाइम पे परिवार और दोस्तों ने बहुत साथ दिया, लेकिन ये था कि हो ही जाएगा, ऐसा कोई प्रभाव नहीं था मेरे ऊपर। करंट अफेयर्स प्रिपरेशन एक तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, अखबार रोज़ पढ़ना। उसके मैं नोट्स नहीं बनाता था, क्योंकि मुझे उसको टाइम यूटिलाइजेशन ज़्यादा सही नहीं लगता था। बट फिर जो मार्केट में मंथली करंट मैगजीन्स मिल जाता था, वो एक मेरा बेस मटेरियल रहता था। इन 2 चीज़ों को सप्लीमेंट करते करते मैंने अपना करंट अफेयर्स पढ़ा। उत्तर लेखन में सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि 3 घंटे में सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए जा सकें, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन छोड़ना सीधा सीधा 15 से 20 नंबर छोड़ने वाली बात हो जाएगी। तो सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करना, इसकी प्रैक्टिस करना बड़ा ज़रूरी है। और अगर मैं रणनीति की बात करूँ तो ये था कि हर पेज पर कोई ना कोई डायग्राम, इन्फोग्राफिक्स या फ्लो चार्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि एग्जामिनर बहुत सारे पेपर्स चेक करते करते वो भी बोर हो जाते हैं। तो उनको अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी दिखाने के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग दिखाने के लिए फ्लो चार्ट्स वगैरह काफ़ी ज़रूरी रहते हैं। तो मेरे हर पन्ने पर, मेंस के एग्जाम पर, कोई ना कोई डायग्राम या कोई ना कोई फ्लो चार्ट ज़रूर था। चाहे मैं बेसिक पॉइंट्स ही लिख रहा था, लेकिन उसको मैंने एक डायग्राम के अंदर डाल के दिखा। पेपर छूट ना जाए उसका एक ही मेजर तरीका हो सकता है। एक तो प्रैक्टिस तो हमेशा ही रहेगा, दूसरा एग्जाम के टाइम पे एक आंख घड़ी के ऊपर ज़रूर होनी चाहिए। कभी भी मिस ना करें कि हम कितना टाइम एक आंसर में ले रहे हैं। हमेशा जितना आपने सोचा है, 7 या 10 मिनट, जितना भी एक आंसर को देना है उसके अहमियत के हिसाब से, उतना ही रखें। कोई भी एक एग्जाम में कोई भी एक क्वेश्चन में भावुक होकर उसको ज़्यादा टाइम ना दें। अगर एक क्वेश्चन नहीं आता तो उसको कम टाइम भी ना दें, क्योंकि उसके मार्क्स इक्वल हैं। जितना इक्वल टाइम हर क्वेश्चन में बांटेंगे, उतना फ़ायदा रहेगा, और एंड में पेपर ख़त्म करने की कोशिश करें।
प्रीलिम्स परीक्षा लोगों को लगता है कठिन है और मैं ये नहीं कहूँगा नहीं है कठिन, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे उसी में छँट जाते हैं। लेकिन अगर वो 2 घंटे हम पूरे अपने दिलो-दिमाग से उस पेपर में डालें, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो हमारे को नहीं पता, लेकिन वहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो पूरे साल की जो मेहनत होती है उसका एक रिजर्वॉयर ऑफ नॉलेज बन ही जाता है। अगर हमारे को क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं भी आता है, तो फिर भी हम उसके अंदर उसके ऑप्शंस को देख-देख कर इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हैं। तो कोशिश यही रहनी चाहिए कि हम अपनी स्ट्रैटेजी एक बना के चलें, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, मेरी एक्यूरेसी किस क्वेश्चन में, किस सब्जेक्ट में कैसी रहती है, कौन से सब्जेक्ट मेरे कम तैयार हैं, तो उसमें मैं थोड़े मार्क्स सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हूँ। पूरी स्ट्रैटेजी अपने ऊपर भरोसा रख के अगर पेपर में जाएँ और 2 घंटे पूरी अवेयरनेस के साथ अगर पेपर दें, इफ नॉट नॉलेज के साथ, अवेयरनेस के साथ पेपर दें, तो निकाला प्रीलिम्स जा सकता है। मैंने टारगेट अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का प्रीलिम्स में 85 अराउंड रखा था, 85, लेकिन एक्चुअल पेपर में मैंने 83 करे थे। इंटरव्यू में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट वो है कि उसका नाम क्या है, उसका नाम है पर्सनैलिटी टेस्ट। तो वो आपसे सवाल जवाब इसलिए नहीं पूछ रहे आपकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए। वो 1750 नंबर में वो ऑलरेडी मेंस में पूछ चुके हैं कि आपकी नॉलेज कितनी है। अब जो बके बचे हुए 275 नंबर है उसमें वो आपकी पर्सनैलिटी जज कर रहे हैं कि अगर आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस या कोई भी और फील्ड में जाते हैं, तो आप लोगों से कैसे इंटरैक्ट करेंगे, आप अपने डिसीजंस पे कितना मुकम्मल हो पाएँगे। तो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो अगर वो सवाल पूछ रहे हैं तो आप उसका अपने ऊपर अपना ओपिनियन बनाएँ। डिसाइसिव ना होना एक अच्छा ट्रेट नहीं है एक ब्यूरोक्रेट के लिए। किसी भी सिचुएशन में आपको डिसाइसिव होना है, अपने ओपिनियंस के बेसिस पे एक डिसीजन लेना है, लेकिन वो बैलेंस्ड डिसीजन रखना है। अपनी किसी भी पुरानी सोचों के हिसाब से आप अपना डिसीजन नहीं ले सकते, लोगों के हित में, जनहित में आपको वो लेना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो जो देख रहे हैं वो है रूल ऑफ लॉ। क्या आप कानून को सबसे ऊपर रख रहे हैं, अपने से ऊपर, अपने परिवार से ऊपर, सबसे ऊपर कानून को रख पा रहे हैं या नहीं? अगर ये 2-3 चीज़ें कोई भी इंसान इंटरव्यू में अपने आप का दिखा पाता है कि उसके अंदर ये चीज़ है, तो शायद इंटरव्यू में अच्छे नंबर प्राप्त किए जा सकते हैं। टाइम की कमी होने की वजह से ऐसे, जहाँ तक का सवाल है, मेरा ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं रहा, लेकिन अगर मैंने ऐसे नहीं लिखे, लेकिन उसकी प्रिपरेशन मैंने काफ़ी करी थी। तो ऐसे के जो प्रोबेबल टॉपिक्स, जो टॉपिक्स मेरे को लग रहे थे पिछले सालों में पूछने गए हैं, उस पे मैंने नोट्स बनाए अलग-अलग जगहों से। पूरे साल अगर मेरे को एडिटोरियल न्यूज़पेपर्स में से कोई अच्छी लाइन्स मिलती थी, तो मैं वो अपने ऑनलाइन नोट्स में डाल देता था। ओपनिंग्स और एंडिंग्स मैंने काफ़ी रेडी कर रखी थी, और जो रियल वाला ऐसे होता है, रियलिस्टिक ऐसे होता है, फिलोसॉफिकल वाला नहीं, उसमें मैंने ये सोच रखा था कि मेरे को एक कहानी के तौर पे ऐसे लिखना है। एक कैरेक्टर को लेकर इंट्रोडक्शन करनी है और उसी कैरेक्टर को लेकर एंड करना है, और बीच में सारे एस्पेक्ट्स को कवर करना है। तो अगर ऐसे मैंने कहूँ तो मैंने ज़्यादा नहीं लिख के प्रैक्टिस करा, लेकिन ऐसे कैसे लिखना है वो मैंने काफ़ी प्रैक्टिस किया था। एथिक्स पेपर में कई लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा थिंकर्स और फिलोसोफर्स की थ्योरीज पढ़ने में टाइम गवा देते हैं। मैंने भी शुरुआत में वो गलती करी थी, बहुत मोटे-मोटे रजिस्टर्स बनाए कि क्या थिंकर्स सोचते हैं, कौन-कौन सा फिलोसोफर सोचता है। लेकिन अगर आप पुराने सालों के सवालों को देखोगे, तो 1 या 2 सवाल बस होते हैं जो थिंकर्स और फिलोसोफर्स पे आते हैं। उस पे अगर हम 15 दिन या 1 महीना बर्बाद कर दें, तो वो अच्छा यूटिलाइज़ेशन नहीं रहेगा टाइम का। एथिक्स पेपर डिमांड करता है कि आप अपना दिल उस पेपर में दे दो। क्या आप एक्चुअली सोच रहे हो, वैसे आप लिखो। अगर आप ब्लफ करने की एथिक्स के पेपर में कोशिश करोगे, तो वो बहुत ईज़िली सामने आ जाता है। अगर बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो आप थ्योरी वाइज़ लिख सकते हैं, लेकिन केस स्टडीज़ पेपर में तो जो आपके दिमाग में जो पैटर्न आपको लगे बिल्कुल सही है, वो किया जाए। लेकिन पैटर्न क्या करना है, वो पास्ट ईयर के टॉपर्स के जो आंसर शीट्स होती हैं, ऑनलाइन अवेलेबल रहता है। फोरम आइज़ के वेबसाइट पे काफ़ी अवेलेबल रहता है। उसको यूज़ करके आप अपनी स्ट्रैटेजी डेवलप करिए, और फिर ऐसे के पेपर में बिल्कुल शांत दिमाग से जो आपके दिमाग का है, वो आप लिखिए पेपर में। स्टडीज़ में सबसे पहला मेरा यही होता था कि उसके स्टेक होल्डर्स मैं पहचानूँ, कौन-कौन मेरे डिसीजन से इफ़ेक्ट होने वाले हैं इस केस स्टडी से। उन सारे स्टेक होल्डर्स की क्या माँग है मेरे से, उसको मैं जॉट डाउन करूँ, एग्ज़ामिनर को बताऊँ कि मैं समझ रहा हूँ कि कौन-कौन से स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी क्या डिमांड्स हैं। उसके बाद सारे मैं ऑप्शंस लिस्ट करूँ कि मेरे पास क्या-क्या ऑप्शंस हैं। उसके अंदर सही और गलत दोनों ऑप्शंस मेंशन करना ज़रूरी है, क्योंकि आप गलत ऑप्शन आप नकार सकते हैं उसके बाद, कि आपने किस लॉजिक से वो ऑप्शन नकारा। फिर आप जो आपको बेस्ट ऑप्शन लगता है वो आप चुनें, और आप उसका बताएं कि कैसे, किस स्टेक होल्डर को कैसे इफेक्ट करेगा वो, और ओवरऑल लॉन्ग टर्म इफेक्ट उसका कैसे पॉजिटिव रहेगा अगर शॉर्ट टर्म कोई हानि हो भी रही है तो। फ्लो चार्ट, स्कीमेटिक्स, डायग्राम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस आंसर राइटिंग में, क्योंकि अगर हम मार्जिन टू मार्जिन थ्योरी लिखेंगे, पहली बात तो पेपर कंप्लीट करना मुश्किल हो जाएगा, उतने वर्ड्स हम नहीं लिख सकते कि जितना टाइम हम आपको दिया जाता है। और उसके अलावा एग्जामिनर जो चेक कर रहा है उसके लिए भी बहुत बोरिंग हो जाता है, फिर हमको अंडरलाइन करना वगैरह पड़ता है। तो अगर हम इन्फोग्राफिक्स, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट जैसे फोरम आई जिस चीज़ पर तवज्जो देता है,
अगर हम उस पे काम करें तो वो बहुत इफेक्ट डालता है, हमारा आंसर शीट को सुंदर करता है और कंसेप्चुअल क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग एग्जामिनर को दर्शाता है। हाँ, मैंने अपने प्रथम प्रयास में ही फोरम आईएएस का आंसर राइटिंग के लिए चुनाव किया और मैं बहुत खुश हूँ कि ये मेरा डिसीजन रहा, क्योंकि जितना मेरे को फोरम आईएएस ने आंसर राइटिंग में प्रैक्टिस हेल्प किया है, शायद ही कोई और इंस्टीट्यूट कर पाता।